बाबू रे देखो, ए हल्ला, अरे चुप रहो, अब समझना है ना, सब लिखवा दिए थे नोट से, अब समझ लीजिए। देखो अनुच्छेद 22 तक समझा दिए थे ना बेटा, अनुच्छेद 23 देखो क्या कहता है। देख बेटा, अनुच्छेद 23 आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल 23 और 24 किसके विरुद्ध है बेटा? शोषण के। देख बाबू रे, देख बेटा बैठ जाओ, शांति से बैठो, समझो, यहीं पे याद कर लो, सारा कॉपी किताब बंद, सिर्फ दिमाग खुला कर। देखो अगर आपसे पूछेगा कि शोषण के विरुद्ध कितने अनुच्छेद है, कितने हैं? 2। कितना? 2। कितना? 2। कितना? 2। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, 23 और 24, 23 और 24, 23 और 24 किसके विरुद्ध? शोषण। 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 ठीक है, अच्छा बेटा प्लीज समझिए, बाद में बात कर लेना। चलो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग ऐसा करिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। देख अनुच्छेद 23-24 किसके विरुद्ध है? शोषण। किसके विरुद्ध है? शोषण। किसके विरुद्ध है? शोषण। किसके विरुद्ध है? शोषण। अच्छा देखो कैसा कैसा शोषण और किस किस लेवल पे शोषण होता है, किसके विरुद्ध है? अनुच्छेद 23 कहता है, कौन कहता है? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी। क्या कहता है? मानव तस्करी। ठीक है, देखो ध्यान दो बेटा, पहला क्या हो गया? तस्करी। दूसरा हो गया मिसबिहेव। मिसबिहेव, मिसबिहेव मतलब होता है दुर्व्यवहार। क्या होता है? दुर्व्यवहार। ठीक है ना, मानव तस्करी हो गया, मिसबिहेव हो गया, बंधुआ मजदूरी। क्या हो गया? बंधुआ मजदूरी। और क्या हो गया? बेगारी। क्या हो गया? बेगारी। देखिए मानव तस्करी हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया, बेगारी हो गया, और एक हो जाता है बाल श्रम। ठीक है ना, अब देखो समझो मानव तस्करी क्या होता है। अनुच्छेद 23 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी, बेगारी एवं बाल श्रम निषेध है। निषेध मतलब गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन है, संविधान की अवहेलना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अच्छा क्या क्या है बेटा? पहला मानव तस्करी। पहला क्या है? तस्करी, मानव तस्करी, मानव तस्करी, मानव तस्करी। दूसरा दुर्व्यवहार, दूसरा दुर्व्यवहार, दूसरा दुर्व्यवहार, दूसरा दुर्व्यवहार। तीसरा बंधुआ मजदूरी, तीसरा बंधुआ मजदूरी, तीसरा बंधुआ मजदूरी। चौथा बेगारी, चौथा बेगारी। पांचवा बाल श्रम, पांचवा बाल श्रम। अब एक समझने क्या होता है। देखिए मानव तस्करी क्या होता है, ध्यान से समझना। किसी के बच्चा को चुरा के बेच लेना, यह क्या हो गया? मानव तस्करी। किसी को किडनैप करके उससे पैसा की डिमांड करना, यह क्या हो गया? मानव तस्करी। ठीक है ना, जैसे पहले क्या होता था, पहले गांव घर में सुनते थे, जब तुम बच्चा थे, सुनो बेटा बंद करो, गांव घर में जब थे बच्चा थे तो होता था, अरे दोपहर में बाहर मत जाना, लकड़ सूंघवा आता है, लकड़ सूंघवा ना, लकड़ी सूंघा के लेकर भाग जाता है। वो लकड़ी सूंघा के नहीं भागता था लेकर के, वो एक कपड़ा लिए रहता था, ठीक ना, लकड़ी में लपेट के क्या रखता था? कपड़ा, और उसमें मारता था क्लोरोफॉर्म। क्या मारता था? क्लोरोफॉर्म। और तो नकिया में से सूंघा देता था, ले सूंघ, तो हो जाता था बेहोश। छोटा छोटा बच्चा हो जाता था, बड़े बड़े झोला लेके चलता था, टांग के लेके भाग जाता था। तो चलता था, अरे होता था, बहुत सारे बच्चों की ऐसे चोरी हुई है। किसके नाम पे? लकड़ सूंघवा के नाम पे। ससुरा लकड़ सूंघवा नहीं था, वो मुंह नोचवा नहीं था, आ समझे ना, वो सब तंग करने वाला सामाजिक शरारती तत्व थे, आ समझे ना, जो दूसरे को तंग करते थे, दूसरे को जीना हराम कर देते थे, आ समझे ना। तो वो किसमें इन्वॉल्व थे? मानव तस्करी में। जैसे अभी देखती हो, अभी भी जैसे अपने हंसपुरा में ही बहुत पहले एक घटना घटी थी। यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सब सोशल मीडिया है, ठीक ना। उनके बेटे की किडनैपिंग हो गई थी और बेचारा इतने अच्छे डॉक्टर थे कि वो कसम खा लिए कि कभी हम वापस हंसपुरा नहीं आएंगे। और बेचारा यहाँ से अब सुने कि कोरोना से काल में शायद मर भी गए, कोरोना से सुने थे बीच में हम कि कोरोना से मर भी गए। एक ही बेटा था उनका और बेचारा यहाँ से किडनैप कर लिया था सब। तो वो किडनैपिंग किस में आएगा? मानव तस्करी में। मतलब मनुष्यों की खरीद बिक्री। क्या होती? मनुष्यों की खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, मनुष्यों की खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 23 समझा गया? किसी की बेटा को आप किडनैप नहीं कर सकते हैं,
किसी की बीवी को भी किडनैप नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना, ये भी करना गैर कानूनी है। देख सकते हैं। आए ठीक। अरे चलना अपन आंख के साइज ले लेना, ठीक है। चलो आगे देखो, दूसरा देखो, देखो देखो ए बाबू देखो, दूसरा है दुर्व्यवहार। दूसरा क्या है? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार मतलब होता है मिसबिहेव। मिसबिहेव क्या होता है बेटा? जैसे मान लो, सुनो बेटा सुन, जैसे मान लो कि तुम दबंग आदमी, ठीक है ना, और कोई कमजोर आदमी है, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, बहुत मतलब तुम्हारे 4-5 भाई हो, तुम्हारे चाचा जी के 4-5 बेटे हैं, तुम्हारे एक और चाचा जी के 4-5 बेटे हैं, ठीक है ना, या तुम थोड़ी लंबी फैमिली वाले हो और आराम से किसी से भी लड़ाई हो रहा है ना, तो एकदम लाठी डंडा लेकर उसके दरवाजे पे चढ़ जा रहे हो, जाकर उसको गरिया दे रहे हो, एकदम पूरा एकदम जो गाली बक रहा है कर रहे हो, तो यह दुर्व्यवहार है। यह भी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गैर कानूनी कर रहे हैं, आप संविधान की उल्लंघन कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति को कानून पता होगा तो फिर आपको इस तरह से फंसाएगा कि फिर आप कहीं का नहीं रह जाएंगे। ऐसा सुनो ना, अपने हम जो जहाँ मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हुई सासाराम में, वहाँ पे एक फैमिली थी। वह फैमिली में बहुत सारे लोग रावण की संख्या की तरह भरे हुए थे। ऐसा सुनो ना, और उनकी आदत क्या थी ना कि वो किसी के प्रति एकदम लाठी डंडा लेके, थोड़ा सा किसी से विवाद हुआ ना, बच्चा का विवाद हुआ, मान लो कि छोटा छोटा बच्चा लड़ गया खेलने में, पूरी फैमिली उसकी लेकर के लाठी डंडा उसके घर पे चढ़ जाती थी मारने के लिए। ऐसा समझो ना, तो होता है ना कि कभी कभी लोहा को लोहा से भेंट हो जाता है, तब पता चलता है कि हम कितना मजबूत हैं। एक बार हो गया उसको भेंट, लोहा को लोहा से, वो समझा दिया कि मजबूत कौन है, तू मजबूत है कि हम मजबूत है, और इस केसों में फंसा दिया कौन? दुर्व्यवहार में, कि मेरे साथ क्या किया, मिसबिहेव किया है। आ समझो ना, अगर किसी लड़की को तुम छेड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? मिसबिहेव कर रहे हो। इस कानून के तहत तुम अंदर चले जाओ, परशुरामपुर। कहाँ जाओगे? आ समझो ना, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन। अगर किसी को तुम छेड़ रहे हो तो अनुच्छेद 23 का क्या हुआ? उल्लंघन। मिसबिहेव में आता है। कभी ऐसा काम नहीं करना। देखो याद रखना, ऊपर वाले की लीला अपरंपार होती है, कभी इस पार होती है तो कभी उस पार। अगर आप गलत करिएगा तो आपके साथ भी गलत होगा, एकदम निश्चिंत है, श्योर एंड सर्टेन है। लिख के ले लो बेटा एक कॉपी पे। अगर तुम आज किसी के बच्ची के साथ गलत कर रहे हो, कल तुम्हारे घर में बहन बेटी के साथ गलत होगा, एकदम लिख के ले रहे, 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं, एकदम होने वाला है। तो ये किसमें आ जाता है? दुर्व्यवहार। अब आए बंधुआ मजदूरी। देख बंधुआ मजदूरी क्या होता है? बंधुआ मजदूरी हम पढ़ाए आपको हिस्ट्री में, पढ़ाए है ना, जब जनजातीय आंदोलन पढ़ा रहे थे, जन आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो उसमें बंधुआ मजदूरी के बारे में जिक्र किए थे ना। बंधुआ मजदूरी क्या होता था बेटा? जैसे मान लो कि मेरा घर कहाँ पे, अमौना में, ठीक ना, तो मेरा जो घर है बेटा वो जमींदार का है, गांव है, मतलब यहाँ पे कभी एक जमाने में जमींदार हुआ करते थे। ऐसा सुनो ना, हाँ जमींदार हुआ करते थे। अब आज भी उनका किला है, आज भी गढ़ है, आज भी गढ़ है, वहाँ पे अष्ट धातु की मूर्तियां रखी हुई हैं, सोने और हीरे से जड़ी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं। मंदिर के ऊपर में सोने का कलश है, सोने के ऊपर हीरा का एक अथी लगाया हुआ है, त्रिकुंड लगाया हुआ है। हाँ अभी भी है, अभी भी चमकता है, जान लो, अभी भी। हाँ अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। सुनिए, हल्ला मत करिए ए बाबू, हल्ला मत करो। अभी भी आप जा सकते हैं, अमौना कोई लंदन में नहीं है, यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप जाके देखिए, बहुत अच्छी है। और हमारे गांव की एक ऐसी परंपरा है कि चाहे वो किसी भी बच्ची की शादी हो, या वो फॉरवर्ड वर्ग की हो, या बैकवर्ड वर्ग की हो, या शेड्यूल कास्ट को, या शेड्यूल ट्राइब की हो, ऐसा समझो ना। सबसे पहले यदि वो जो आता है ग्रूम, ब्राइड ग्रूम जो आता है, जो दूल्हा आता है, वो सबसे पहले जाएगा गढ़ में और जा करके भगवान को पूजा करेगा, और पंडित जी वहाँ पे उसको प्रसाद देंगे, ठीक ना, उनसे आशीर्वाद लेगा पंडित से, जो भी वहाँ पे पंडित, वहाँ उस समय तत्कालीन पंडित जो वहाँ पे पूजा कर रहे उस गढ़ का, ठीक ना, और उसके बाद वो फिर अपने मतलब क्रियाकलाप में लगेगा। सबसे पहले यदि गांव में आया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? भगवान के पास। वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, कास्टिज्म यहाँ पे खत्म, एकता है, सद्भावना है, इसको पॉजिटिव वे में एकता है, क्या है? सद्भावना है। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी जाति का हो, वह व्यक्ति जाएगा तो जाएगा वहाँ पे, है समझना, और जा करके भगवान की पूजा करेगा, आराधना करेगा, पंडित जी उसको कुछ प्रसाद देंगे, माथे पे तिलक लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे कि जिस तरह से हंसते हुए आए वो हंसते हुए तुम्हारा घर बसे, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में, है समझना, ठीक है। तो वहां देखो बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि मान लो कि तुम किसी साहूकार से पैसा लिए हो, है समझना, किसी जमींदार से पैसा लिए हो, किसी सेठ मारवाड़ी से पैसा पहले लिए हो, किसके लिए? खेती करने के लिए। तो वह अब किस, अगर वो तुमको पैसा देगा तो मुफ्त में तो पैसा नहीं देगा, वो तुमको पैसा देगा तो क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, सूद लेगा, ठीक ना। और उन लोग का सूद चलता था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चलता था? कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याजों पे ब्याज। प्रिंसिपल पे तो ब्याज होता था, ब्याजों पे ब्याज, और उसको जोड़ के फिर बना दिया क्या? मूलधन, और फिर मूलधन बन गया मिश्र धन, और फिर उस पे ब्याज, आ समझो ना, इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज। तो वह कहता था बंधुआ मजदूरी के तहत ऐसा माना जाता था, अब से जो हम पैसा लिए है ना, वो पैसा हम शुद्ध मत लीजिएगा हमसे, उसके बदले में हम आपके घर का काम करें, हम आपका बंधुआ मजदूर हैं, ऐसा समझो ना।
आप जब हुक्म करिए मालिक, मेरे आका, मेरे भगवान, मेरे दाता, हम आपके यहाँ काम करने आ जाएंगे। और जब मेरे पास पैसा होगा ना तो पैसा हम आपका लौटा देंगे। समझ में? तो वह क्या होता है? बंधुआ मजदूरी। समझ में? मतलब आप बंधे हुए हैं। क्या है? बंधे हुए हैं। जब वो कहेंगे तब आपको काम करना है। क्या किए हैं? आप बंधे हुए हैं, इसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी। और किससे चलते बंधे हुए? क्योंकि आप उससे कुछ पैसा उधार लिए हैं, उस पैसे पे इंटरेस्ट ना बढ़े, उस पैसे पे सूद ना बढ़े, इसलिए आप क्या हैं? बंधे हुए हैं। समझ में? ठीक है। तो यह क्या होगी? आपकी बंधुआ मजदूरी होगी। ठीक है। बेगारी देखिए क्या है। बेगारी है कि मान लो तुम दबंग आदमी हो, ठीक है ना, बहुत बड़ा एकदम फूज बाबू, इतना बड़ा फूज बाबू है कि तुम्हारे नाम की डंका बज रही है। समझ में ना? आप तुम्हारे यहाँ कोई काम करने आया तो उस आज की डेट में मजदूरी क्या है? आज की डेट में लगता है कि लेबर को 400 रुपया पर डे मिल रहा है, यही मिल रहा है ना? 350 या 400 धर लो, जो भी हो, जो काम करा है जाने। मेरे यहाँ तो ऐसा काम कुछ होने वाला है नहीं, कब जान रहे। तो 300 या 400 रुपया लेबर को मिलता है, और तुम बोलो यार हमसे लेगा 400, हम तुमको 200 रुपया देंगे। तो यह हो गया बेगारी, जबरन बेगारी। क्या हो गया? जबरन बेगारी। या बेठ बेगारी। क्या होता है? बेठ बेगारी। इसको कहते हैं बेठ बेगारी। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? इसको कहते हैं बेठ बेगारी। समझ में ना? मतलब जबरन बेगारी आप करवा रहे हैं, जो उसका उचित मूल्य आप उसको नहीं दे रहे। मान लीजिए आप पटेल चौक से रिक्शा पकड़े, अब आपको जाना है समझ मतलब कहीं इधर ससपुरा में कहीं जाना हो आपको, मान लीजिए परपुरा मोड़ पे जाना हो, आप पटेल चौक से क्या कर दिए? गाड़ी पकड़ दी, गाड़ी नहीं, रिक्शा पकड़ दी। तो रिक्शा वाला अपना उचित मूल्य मांगेगा आपसे। हो सकता है कि 30 रुपया हुआ, 40 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ। समझ में ना? आप उसको पैसा नहीं दिए, बोले 50 रुपया होगा, मारेंगे दूझा 20 रुपया हुआ, 20 रुपया। तो वो होगी उसकी बेगारी। डर के मारे आपसे नहीं बोलेगा, पर आप उससे क्या करवा ली? बेगारी, जबरन बेगारी, या उसको बोला जाता है बेठ बेगारी, जो जबरदस्ती ना उसकी इच्छा होती हुई भी आप उससे करवा रहे। अब तो बेचारा कमजोर है, आपसे लड़ेगा नहीं, आपसे झड़ेगा नहीं, आप उसको क्या कर रहे हैं? मारने के लिए टूट पड़े। वो हो गया बेठ बेगारी या जबरन बेगारी। ठीक है ना? बाल श्रम। बाल श्रम देखिए कहाँ कहाँ निषेध होता है बाल श्रम। देखिए सबसे पहले होता है कारखाना में। कहाँ होता है? कारखाना में। दूसरा होता है खनन उद्योग में, खनन उद्योग में। समझ। तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना? इस सब में देखिए कारखाना, जैसे कारखाना क्या हो गया? जैसे कारखाना हो जाएगा आपका पटाखा का कारखाना हो जाएगा, ठीक है ना? ईंट उद्योग हो जाएगा, ईंट उद्योग, जहाँ पे देखो 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 बाबू, देखो देखो बेटा, देख कारखाना हो गया, खनन उद्योग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इस सब चीजों में आप बाल श्रम निषेध है। क्या है? बाल श्रम निषेध। जैसे मान लीजिए पटाखा की कंपनी होगी, पटाखा की कारखाना होगी, ससुरा कब विस्फोट कर जाएगी पता है बेटा? छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, अगर मर जाएंगे कितना देखने में बुरा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ पे आपको बैन है, आप यहाँ पे नहीं करें। अच्छा बता दो कौन सा राज्य पटाखा उत्पादन में नंबर 1 पे है? कौन सा ऐसा राज्य जो पटाखा उत्पादन में नंबर 1 पे है? तमिलनाडु। कौन है? पटाखा उत्पादन में क्या होता है? नंबर 1 पे। तमिलनाडु में एक जगह है शिवपुरी। कहाँ पे? शिवपुरी। वहाँ पे पटाखा उत्पादन बहुत ज्यादा। ठीक है। ईंट उद्योग, ठीक है ना? अपने बिहार यूपी में ईंट उद्योग बहुत ज्यादा है, हर स्टेट में ईंट उद्योग है। तो ईंट उद्योग में क्या होता है? डर होता है, खतरा होती है। ठीक है ना? मान लो बच्चा ईंट लेके खदान के नीचे जा रहा है, हो सकता है कि ऊपर से पूरा ईंट उसके ऊपर गिर जाए, तो मासूम बच्चे हैं, दब के मर जाएंगे। मर जाएंगे नहीं? मर जाएंगे, है ना? फिर होता है कालीन उद्योग। क्या होता है? कालीन उद्योग। कालीन उद्योग में बच्चे की संदिग्धता सबसे ज्यादा है। इसमें कालीन उद्योग में मिर्जापुर का, मिर्जापुर भदोही जाओगे ना बेटा, यूपी में एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर पाठ देखे हो ना? मिर्जापुर भदोही साइड में कालीन का व्यापार सबसे ज्यादा होता है। कालीन, देखो कालीन क्या होता है समझो। मोदी साहब का भाषण देते हुए देखे हो? तो मोदी साहब जमीन पे नहीं चलते, उनके लिए कालीन बिछाया रहता है, लाल, हरा, नीला, पीला, ऐसा रहता है ना, दैट इज कालीन। बहुत महंगा मिलता है। अब सोचो वो प्रधानमंत्री को जमीन पे चलने की आदत नहीं है, वो कालीन पे चल रहे हैं। अपने आप को क्या समझ नहीं है? भारत के अधिष्ठाता बने बैठे हैं, ऐसा समझना। अब कहते हैं कि हम गरीब हैं, चाय बेचने वाले हैं। चाय बेचने वाला इंसान रहेगा, वो कहेगा कि हम कालीन पे चलेंगे? वो बोले बैठ हटाओ, ये सब जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता को मिलना चाहिए। एकदम पैदल चलेंगे, कीचड़ में हेल के चलेंगे, पानी में हेल के चलेंगे, है ना? जैसे उसे चलेंगे। नली है तो नली को कूद जाएंगे, नाला है तो नाला में जाएंगे, जनता का पैसा है कि नहीं? कुछ भी जा सकते, है ना? है कि नहीं है? अब सबसे महंगा होता है कालीन। कालीन बड़ी महंगा होता है। अगर आपको लगता है कालीन सस्ता है तो सस्ता नहीं है। कभी आप पता करके देख लीजिएगा मार्केट में कालीन कितना महंगा होता है, पसीना छूट जाएगा लेने में, ठीक ना? बहुत महंगा होता है कालीन। और वो पूरा जहां से उतरा है भाकुर,
जहां से भाकुर हेलीकॉप्टर से उतरे वहीं से बैठ करके कॉलोनी में चढ़ के कहा चले जाएंगे, स्टेज पे। अब सोच लो, भाकुर का स्टेज और हेलीपैड उसकी दूरी कम से कम 200 मीटर, 200 से 250। अब इतना दूर कालीन पे चढ़ के आएंगे तो सोचो कितना पैसा का कालीन लगा होगा उनको बिछाने में। ऐसे होती है नेताओं द्वारा पैसा बर्बाद। समझे ना, नेता कैसे पैसा बर्बाद करते समझ में आ गया। तो कल के पानी नहीं पिएगा, ओकरा भी आएगा फिनले का पानी जो विराट कोहली पीता है, फ्रांस से पानी आता है उसका। है समझ में, बड़ी महंगा पानी आता है, जिसे लगता है वो पनिया में यूरेनियम है। हाँ, पर उसको होता है, लोग बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। पर आप याद रखना, आप जनता के प्रतिनिधि, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक ना। आपको 27 देखो बेटा, किस किस उद्योग में मना है, जैसे खतरनाक उद्योग में खास करके बच्चों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। जैसे पटाखा उद्योग, कौन सा उद्योग, पटाखा, ईट, कालीन उद्योग, इस सब में नहीं होना चाहिए। खनन में देखो बेटा, देख खनन में कोयला, कौन सा कोयला, खनन में हो गया यूरेनियम, कौन सा हो गया यूरेनियम। ऐसा समझना, इस सबके खदानों में बच्चों को मत संलिप्त करिए, ताकि कोयला बहुत खतरनाक चीज होता है, कब उसका हाथी भट्ट पूरा ऊपर से ले दे के आ जाए, जय श्री राम हो जाए, कोई पता नहीं है। यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम में विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन। उसके आजू बाजू रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। तो अगर कोई छोटे छोटे बच्चे जाएंगे उसमें तो वो भी कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे, तो फिर ये सब गलत बात है। ये सब चीजों में बच्चों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है बिल्डिंग बनाना। क्या होता है, बिल्डिंग बनाना। जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मान लो कि हंसपुरा में पूरा एकदम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया, फैक्ट्री लगी, यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा चीज आ गया, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हो ना, नहीं देखते हो, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, 25 ताला, 30 ताला, 50 ताला, ठीक ना। अब उन सब चीजों में बच्चों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, बाल श्रम नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को हाइट से प्रॉब्लम होता है, ऐसा समझे ना। जैसे हम ही हैं, हमको हाइट पे चढ़ा के दिन नीचे देखा हो तो हमको लगता है जिससे मेरा कलेजा निकल के बाहर आ जाएगा, हमको डर लगता है हाइट से, हमको हाइट से डर लगता है। बड़ा वाला झूला होता है ना, इधर से गए तो बड़ी मजा आया, और उधर से उतारा तो लगा कि भाई रोक, अरे रोक रोक जल्दी रोक। अगर दूसरा बार उतारा तो हम उतर जाएंगे जिंदगी से, जल्दी रोक। तो बड़ा नहीं रुकेगा, हम नहीं रुकेगा तो हम कूद जाएंगे, ऐसे तो हमारा मरना ही है, हम कूदिए जाएंगे। उस दिन के बाद हम कान पकड़े के तो बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाइट से डर लगता है। तो ऐसे ऐसे कामों में बच्चों की संलिप्तता नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ना। अरे देखो ए बेटा, 23 क्या कहता है, देखो शोषण के विरुद्ध आजादी, शोषण के विरुद्ध आजादी। अच्छा, किस किस शोषण से 23 आपको आजादी देती है? पहला तस्करी, पहला तस्करी, पहला तस्करी, पहला तस्करी। अरे तुम लोग को नहीं याद करना है, रोटी बेलना है, सुनेंगे ना तो मार के हाथ देखो, बता दो। पहला क्या है, तस्करी, पहला तस्करी, दूसरा दुर्व्यवहार, दूसरा दुर्व्यवहार, तीसरा बंधुआ मजदूरी, तीसरा बंधुआ मजदूरी, चौथा बेगारी, चौथा बेगारी, चौथा पांचवा बाल श्रम, चौथा बाल श्रम। याद हो गया, याद हो गया नहीं हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो। पहला क्या हो गया, तस्करी, पहला तस्करी, पहला तस्करी, पहला तस्करी, पहला तस्करी, दूसरा दुर्व्यवहार, दूसरा दुर्व्यवहार, दूसरा दुर्व्यवहार, दूसरा दुर्व्यवहार, तीसरा बंधुआ मजदूरी, तीसरा बंधुआ मजदूरी, तीसरा बंधुआ मजदूरी, चौथा बेगारी, चौथा बेगारी, चौथा बेगारी, पांचवा 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 पांचवा। क्वेश्चन पूछा कि दुर्व्यवहार करना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? मानव तस्करी करना निम्नलिखित में से किस कानून का उल्लंघन है? बाल श्रम करवाना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समझ में ना, क्वेश्चन आपको फंसा देगा। अब आप भूलिएगा, भूल जाओगे नहीं, अरे भूलोगे रे, बहुत अच्छा। अब देखो 23 हो गया, 24 है बाबू, 24 देख बेटा। देखो सुनो, कहने का मतलब मूल मंत्र यह है कि इस तरह से समझ लो, देखो इस तरह से समझ लो कि क्वेश्चन कितना भी फंसा है, आप फंसना सुनो। जैसे आपको बोल देगा, ये क्वेश्चन हम सीधा से पूछ दे कि किसी बालिका के साथ छेड़छाड़ करना किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है, तो कभी भी बुक में लिखेगा कि बालिका के साथ छेड़छाड़ करना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है? ये मेरा काम है कि हम आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 23
किसी भी बालिका या किसी भी बालक के साथ छेड़छाड़ करना बालक के साथ भी होता है, चिंता ना करो। हाँ हाँ, तो जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। अगर तुम ऐसा किए हो तो तुम भी वैसा पाओगे। मेरे साथ तो नहीं होता है भाई। हम लोग के साथ क्यों नहीं हुआ? हम लोग नहीं किए तो हम लोग के साथ नहीं हुआ। चलो अकेले चलिएगा था। चलो देखो अनुच्छेद 24 का था, देखो अरे देखो अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चों को, मतलब वही देखो चाइल्ड जो होता है ना, ना मेल होता है ना फीमेल होता है, वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। आज समझो ना, किस जेंडर में आता है? ना मेल में आता है ना फीमेल होता है। या ग्रामर में पढ़ देना है, जब इंग्लिश ग्रामर के सर आएंगे ना तो उनसे पूछ ले, ठीक है? अभी हमसे जीएस पढ़। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कामगार में निषेध। इसमें देख, आप 14 वर्ष से कम बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी चीज में आप काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है ना? ना उसको सर किसी फैक्ट्री में लगा सकते हैं, उद्योग धंधे में, ना उससे आप घर की साफ सफाई करवा सकते हैं। जैसे आप अमूमन किसी छोटे मोटे होटल में जाते हैं तो देखना ये छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे। हंसपुरा के किसी भी होटल में चले जाओ तो आपको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। अच्छा, मतलब बहुत छोटा छोटा बच्चा होता है जो काम करता है, प्लेट होता है, आपको सर्व करते हुए मिलेगा। सर समोसा लीजिएगा, चाय लीजिएगा, मिठाई लीजिएगा, ठीक है ना? वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। अगर आप उस होटल वाले के खिलाफ कंप्लेन कर दिए तो वो होटल वाला कहाँ चला जाएगा? हाँ सुनो, ऐसा उसका करना मना है। किस अनुच्छेद के तहत? 24। किस अनुच्छेद के तहत? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी चीज में संलिप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया गया तो क्या हो जाएगा? कहाँ चला जाएगा? परशुरामपुर चला जाएगा। उसका कहानी गोल हो जाएगा, मतलब जेल चला जाएगा। हाँ सुनो, कहाँ जाएगा? जेल जाएगा, ठीक है ना? परशुरामपुर का मतलब जेल जाएगा, मर जाएगा, मारा जाएगा, पुलिस की लठ लगेगी उस पर, यह होगा, ठीक है ना? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप कहीं पे भी संलिप्त नहीं कर सकते हैं। ना कारखाना में कर सकते हैं, वही हुआ ना कारखाना में, और देखो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जगह पे कर सकते हैं, ठीक है? ना तो किसी भी चीज में आप उसको नहीं कर सकते। जैसे ना खनन विभाग में कर सकते हैं, खनन विभाग में कर सकते हैं। किसी भी चीज में आप उसको संलिप्त नहीं कर सकते। कब? जब उसका उम्र 14 वर्ष से कम हो तब। लेकिन 23 और 24, खास करके 23, इसमें एक अपवाद पड़ जाता है। क्या हो जाता है? अपवाद, ठीक है? अपवाद यह पड़ जाता है कि राष्ट्रीय आपदा के समय, किसके समय? राष्ट्रीय आपदा या युद्ध के समय, युद्ध के समय सरकार आपसे बाल श्रम भी करवा सकती है एवं बेगारी भी करा सकती। लिखवाए थे? लिखवा देंगे नहीं? यह एक अपवाद पड़ जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा क्या होती है? यस, युद्ध तो सभी जानते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहे, सुनो ए मैया, सुन, समझ ले बेटा, समझ ले, बहुत काम देगा, समझिए ना, समझ लो। समझो, फिर लगी से घास और चोंगा से पानी डालने वाला ढेर यहाँ पे मिलेगा, समझ लो। एक एक पॉइंट क्लियर करवा रहे हैं, यहीं पे तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट करवा देगी, कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे। और तुम लोग का अपना धंधा है कि भैंस क्या है, बिन बजाय भैंस बैठी पौरा है, कुछ भी है हम तो हल्ला करेंगे, बात करेंगे, आप हमको मारिए पीटिए, कुछ भी करिए, हम करेंगे। समझ लो यार, क्वेश्चन फंसा के पूछ देगा ना, पॉलिटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है ना, जो है ना 12 से 35 ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा ना बेटा कि लगेगा कि हम कौन कैसे पढ़ेंगे। अब तुमसे पूछ देगा कि मैच देखने के दौरान जो आप झंडा फहराते हैं, विराट कोहली के चौका छक्का मारने के बाद जो भारतीय तिरंगा झंडा लहराते हैं, वो किस अनुच्छेद के लहराते हैं? 19। दीपावली में जब पटाखा फोड़ते हैं आप किसके अनुसार फोड़ते हैं? किसी को गाली बकते हैं किसके अनुसार? आपको कोई गाली बकता है किसके अनुसार? क्योंकि 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की महिलाओं का सम्मान करना कितना, वो भी बता रहे हैं सर, काहे घबरा गए?
बता रहे तुरंत बता रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करना किसमें है, सब बता रहे हैं, आप चिंता ना करें, आ रहा है, ठीक है ना, सब बता रहे हैं। सुन में तो 12 से 35 से इतना खतरनाक है ना कि 1-2 पॉइंट नहीं आता है, सब तरह का आज़ादी दे देता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्या वकीलों का स्वर्ग? तुम कैसा भी पाप करो, कैसा भी जुर्म करो, बचने का रास्ता तुमको निकलने के लिए नहीं है। मतलब उस पाप के चंगुल से तुम छूट ही जाओ, उस क्राइम के चंगुल से तुम छूट जाओ। सुनो, अरे छूटने के लिए तो निर्भया का वो हत्यारा छूट गया जो 14 वर्ष से कम का था, 18 वर्ष से कम का था। जिस दिन वो कांड किया था ना, वह 17 वर्ष 10 महीने कुछ दिन का था, और इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट उसको बेल देगी। निर्भया हत्याकांड याद है? दिल्ली वाली निर्भया याद है ना? वैसा हत्या कभी किसी का ना, भगवान ना करे कभी किसी साथ ऐसा हो। कैसे कैसे जज होते हैं यार, पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ जज बन के बैठ जाते हैं। मेरे जिस आदमी होगा ना तो नहीं, एक ठो छूट गया था, एक ठो इसलिए छूट गया था कि जब तुझे देखो, जब वो कांड किया था, जब वो घटना घटी थी निर्भया वाली, तो वह 17 वर्ष 10 माह कुछ दिन का था। यही करके 17 वर्ष कुछ माह का था, ठीक ना, 18 वर्ष का पूरा नहीं था। तो हम क्या बताए हैं कि किसी भी क्राइम के लिए जो आपको सजा मिलती है वो किसके अनुसार मिलती है? जो उस समय संविधान में वर्णित है, धाराओं में वर्णित है। तो जब वह कांड किया था तो कितने वर्ष का? 17 वर्ष 10 माह। तो वह किस श्रेणी में आ गया? नाबालिग। किस में आ गया? अब देखो यहाँ पे नाबालिग की श्रेणी में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि नाबालिग के इसको सुधरने का मौका दिया जाए। चलिए, तो पक्षपात हुआ। नाबालिग हो कि उसको इतना पता है कि हमको क्या करना चाहिए, तो फिर वो नाबालिग की श्रेणी में कैसे आ गया? तो कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मेरे पास भी क्या था? शक्तियों का अल्पीकरण। हम भी आपके खिलाफ केस ठोक सकते थे, और बेचारे निर्भया के माता पिता बहुत गरीब घर से थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे। और अभी भी आजाद, दिल्ली में आजाद से लड़का घूम रहा है, आजाद से चैन के सांस ले रहा है वो। बताओ, ये कि सबसे बड़ा कांड वही किया था, रोड जो अंदर डाला था वही लड़का डाला था। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो सबसे नृशंस हत्या किया था वही किया था, और उसी को सुप्रीम कोर्ट छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट बहुत गलत करती है यार, हम नहीं खुश हैं, भारत की न्यायिक पद्धति से बिल्कुल खुश नहीं है। हम ऐसा आपको बात बताएंगे ना कि आपको कहिए कि कुछ मेरी सीमाएं हैं, कुछ मेरी बच्चियां हैं, जानना आपको भी जरूरी है, आपका भी अधिकार का बात है, ठीक ना। ऐसा सुप्रीम कोर्ट काम करता है जिससे भारत की न्यायिक पद्धति से हम बिल्कुल खुश नहीं है। भारत की न्यायिक पद्धति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। देखो, दुनिया में 2 चीज याद रखना है, ब्रिटेन की संसद अगर कुछ बोल दे तो पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जो उसको काट सकता है, और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल दे तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, उसकी भी औकात नहीं को खोख देगा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के साथ। यह होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ना सर, हम आपके न्याय पद्धति से खुश नहीं। आपकी न्याय पद्धति में आग लगे, हमको आपकी न्याय पद्धति पर भरोसा। अगर न्याय पद्धति पर भरोसा होता ना सर, तो आजम खान जैसे आदमी का विधानसभा से सदस्यता रद्द नहीं कर देते, और योगी जैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठे नहीं रहते। बात क्लियर जानते हैं। अगर आपकी न्यायिक पद्धति इतना अच्छी होती सर, तो अभी जो अभी जो लड़का मिला है, श्रद्धा का हत्याकांड वाला, आफ्ताब अमीन पुणे वाला, चैन की सांस ना लिया होता। 24 घंटे के अंदर से 28 घंटे के अंदर से फांसी की सजा पे लड़का देना चाहिए। अब किसका इंतजार बे? वो गुनाह कबूल कर लिया कि हम श्रद्धा को 35 टुकड़े में काटे हैं, तो उसको क्या जेल में? अरे तू गलीमत है यार कि कुछ तुम लोग जैसे बन जाते हैं IAS IPS DSP SP, जो थोड़ा दिमाग के होते हैं सटकू, जिनके आगे नाथ ना पीछे पगा, वो ससुरा मार देता है इनकाउंटर, जो तोरा जे करना होगा से कर लेगा। अब बहुत करेगा तो क्या करेगा? इनकाउंटर कर दिया, बहुत करोगे तो ट्रांसफर कर दोगे। एक IAS और IPS को सस्पेंड करना इतना आसान नहीं होता है। आज समझो, ठीक है, एक मिनट बोलो। IAS IPS को सस्पेंड करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक। देखिए, युद्ध के समय हम एक घटना आपको बता रहे थे। वियतनाम युद्ध का चर्चा आप सुने हैं? वियतनाम युद्ध का चर्चा। वियतनाम युद्ध हुआ था तो एक बच्चा था जिसके माँ बाप को अमेरिकी सैनिक मार दी थी, है समझना, उसके आंखों के सामने मार दी थी। वो बच्चा आक्रोशित था अमेरिकी सैनिक से लड़ने के लिए, और उसको हथियार चलाने नहीं आता था। तो वो गया वियतनामी सैनिक के पास, बोला कि हमको हथियार चलाना सिखाओ, हम भी अमेरिकी सैनिकों से लड़ना चाहते हैं। वियतनामी सैनिक बोली कि आखिर तुम क्यों लड़ना चाहते हो?
तो बोला कि मेरे माता पिता को अमेरिकी सैनिक मार दिए, ना जाने मेरे जैसे कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसीलिए हम अमेरिकी सैनिक से लड़ना चाहते हैं। तो वहाँ का जो कैप्टन था, उस बटालियन का जो कैप्टन था, बोला कि हथियार से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है, तुम सैनिकों से सर्व करो। सर्व मतलब हम बंकर में छुप के लड़ते तो हमें प्यास लग जाती है, हमें भूख लग जाती है, तो तुम हमें सर्व करो, ऐसा समझे ना, मतलब हमें सर्विस दो, हमें पानी दे दो ला करके कहीं से, हमें कुछ ड्राई फ्रूट दे दो, ताकि हम खा पी करके इस बंकर में से घुस करके और अमेरिकी सैनिकों का मतलब विरोध कर सके, उससे लड़ सके। मतलब होता है ना कि आमने सामने एकदम टसन में रहे। वह बच्चा खुद तो करना स्टार्ट किया, अपनी उम्र के हजारों बच्चों को जोड़ दिया वियतनामी सैनिकों की सेवा में, और रिजल्ट पता है क्या हुआ? अमेरिका को मुंह की खाना पड़ा था। एक बच्चा भी देखो क्या कर दिया, देश के युद्ध में साथ दे दिया। यह होती है देशभक्ति। भारत माता की जय बोलना देशभक्ति नहीं होती है, वंदे मातरम जय बोलना देशभक्ति नहीं होती है। वक्त है ना तो बॉर्डर पे 56 इंच सीना लेकर खड़ा हो जाओ कि हम भी भारत के सैनिक हैं, हम भी मरने के लिए तैयार हैं, हमको भी ट्रेनिंग दिया जाए, हम भी लड़ेंगे। नेताओं की तरह बात नहीं होनी चाहिए। अगर बम गिरे ना तो सबसे पहले धोती उठा के नहीं भागेगा, और सोच रहा कि धोती मत भागेगा। और उसी समय जानते हो क्या करो, एगो टिकिया बम लो और सोच रहा कि धोती में नीचे ना देख तो सोच रहा कि धोती में कि सब ओकर कर्म कांड हो जाए। हमको बहुत नफरत है, पता नहीं आज के प्रदेश में नेताओं से इतना नफरत है। हाँ अरे चाचा 5 मिनट से 5 मिनट